बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से हिंदुस्तान में आई और ब्रिटिश ने किस तरह से एक्सपेंड किया, हिंदुस्तान में अनेक्स किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उससे पहले ट्रेडिंग पर्पस के लिए यहाँ पुर्तगाल से वास्को डी गामा 1498 में सारे अफ्रीका को सर्कम नेविगेट करते हुए हिंदुस्तान पहुँचे, कालीकट के मुकाम पर, और ट्रेड करनी स्टार्ट की। अब वास्को डी गामा ने जो स्पाइसेस जो हिंदुस्तान में थीं उसको लेकर जब यूरोप वापस गए तो उनको इतना मुनाफा हुआ कि बाकी सारे ट्रेडर्स भी अब इस स्पाइस ट्रेड में को ब्रेक करने में लग गए। लेकिन और उस वक़्त से लेकर जब से वास्को डी गामा हिंदुस्तान में आए थे, कुछ ना कुछ सदर्न पार्ट के अंदर जो टेरिटरीज़ हैं वो पुर्तगाल के की ट्रेडिंग पोर्ट्स रही हैं। लेकिन एक अहम चीज़ होती है 1600 में ब्रिटेन से एक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। वो उस वक़्त की क्वीन एलिज़ाबेथ से 1600 में 1600 में उनको परमिशन मिलती है उस प्राइवेट कंपनी को कि वो ब्रिटेन से वाहद कंपनी होगी प्राइवेट जो कि हिंदुस्तान और ईस्ट अफ्रीका के साथ ट्रेड कर सकेगी, यानी कि यहाँ से जो ट्रेडिंग चीज़ें हैं वो लाकर ब्रिटेन में और दूसरी जगहों पे बेच सकेगी। ब्रिटेन की वो वाहद कंपनी होगी, ब्रिटेन से दूसरी कंपनी को इजाज़तनामा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हिंदुस्तान में आई, लेकिन उसको इजाज़त कब मिली? 1615 में 15 साल के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक डिप्लोमेट थे और उनका नाम था थॉमस रो, प्रोमिनेंट फिगर थे। वो गए और जाकर आगरा में जहांगीर से मिले और जहांगीर से उनको परमिशन मिल गई। उन्होंने बहुत लंबा वेट किया था ट्रेड की परमिशन लेने के लिए और इसके साथ ही उन्होंने ट्रेड स्टार्ट कर दी जो ब्रिटेन के साथ। 1615 में थॉमस रो जो हैं वो आगरा में नहीं बल्कि फ़तेहपुर सीकरी में आकर मिलते हैं। फ़तेहपुर सीकरी उस वक़्त अकबर ने कैपिटल बनाया था और जहांगीर का भी कैपिटल वही था। तो थॉमस रो जो है 1615 में आकर मिलते हैं जहांगीर से और जहांगीर से कंसेशन लेते हैं अपनी कंपनी के लिए कि वो अपनी ट्रेड कर सकें हिंदुस्तान के अंदर। 1 मिनट में मार्क कर। अच्छा, सबसे पहली जो ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाती है ब्रिटिश इंडिया कंपनी, यानी कि वो एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी EIC पहली पोस्ट यहाँ पे बॉम्बे में बनाती हैं। बॉम्बे में ट्रेडिंग पोस्ट बनाती हैं अपनी, यहाँ से ट्रेड करती हैं वो ब्रिटेन के साथ और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। दूसरी जो ट्रेडिंग उनकी पोर्ट है वो बनती है यहाँ मद्रास में, जिसका नाम आज शायद चेन्नई है। और तीसरी जो ट्रेडिंग पोर्ट है वो बनती है कलकत्ता में, जिसका कोलकाता आज नाम है। तो ये 3 ट्रेडिंग पोर्ट्स जो हैं ब्रिटेन बनाती है। लेकिन ये फ़ौरन ही नहीं बनाती, ये ऑलमोस्ट उनको काफ़ी इयर्स लगते हैं जब ये ट्रेडिंग पोर्ट्स अपनी बनाती हैं, इसे ट्रेड करती हैं। और स्पाइस ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए ल्यूक्रेटिव, बहुत फ़ायदेमंद हो जाती है। स्पाइस क्या है? स्पाइस यही जो आप लोगों को घर में हंडिया में डालने के लिए टमाटर और उसके साथ धनिया, अदरक और लहसुन, ये सारी चीज़ें जो स्पाइस में, और बाद में फिर कॉटन भी वो हिंदुस्तान से लेकर अपने मुल्क में जाते थे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो ये 3 पोर्ट्स थीं। आप बाद में जाके देखेंगे जब ब्रिटिश इंडिया की फेडरेशन बनी तो ये 3 मेजर प्रोविंसेस बने और इन मेजर प्रोविंसेस को वो बोलते थे प्रेसिडेंसीज़। इसके अलावा जो उन्होंने प्रोविंसेस बनाए वो जो 6 दूसरे थे
वो नॉन प्रेसिडेंसीज थी। ये प्रेसिडेंसी कहती है बड़े सूबे को। जैसे ये सूबा जो था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये सारा महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गुजरात, और गुजरात के बाद जो सिंध का इलाका है इस तक एक बहुत बड़ा प्रोविंस था। और कैलकटा जो था, कैलकटा प्रेसिडेंसी, वो वेस्ट बंगाल और इसके साथ साथ ईस्ट बंगाल और आसाम का काफ़ी हिस्सा था, जिसको जो बहुत बड़ा सूबा था और इसको काट के उन्होंने फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल में इनको छोटा किया और 2 प्रोविंसेस बना दिए। तो आपको पता होगा ये सिंध जो है, ये सिंध का इलाका है, और कायदे आज़म कहते होते थे कि सिंध को बॉम्बे से अलहदा करके अलहदा से सूबा बना दिया जाए। ये आपने 14 पॉइंट्स में पढ़ा हुआ होगा। तो इस तरीके से ये बॉम्बे, ये 3 प्रेसिडेंसीज ब्रिटिश ने बाद में बनाई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही 3 पोर्ट्स को चुना था और यहीं पे अपनी पोस्ट्स यानी ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाई थी। तो ट्रेडिंग पोस्ट्स यहाँ पे उन्होंने अपनी डेवलप की। लेकिन हुआ क्या, आहिस्ता आहिस्ता जो पोर्तुगीज़ थे, पोर्तुगीज़ और डच, वो भी यहाँ पे आना शुरू हो गए ट्रेड करने के लिए हिंदुस्तान की। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, दे डिड नॉट वांट देम टू हैव द शेयर इन दैट ट्रेड ऑफ इंडिया, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी नई और उन्होंने जब देखा हिंदुस्तान के आगे जाके, अगर आप देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल से ईस्ट की तरफ मलेशिया, इंडोनेशिया और ये सारी लैंड्स मौजूद हैं, और ये आइलैंड्स हैं बहुत सारी, और उनको ईस्ट इंडीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि वो ईस्ट मैप के ऊपर ईस्ट में ये सारी आइलैंड्स मौजूद हैं। तो ईस्ट इंडीज़ में भी बहुत सारी स्पाइस मौजूद थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोशिश की थी कि उन कंट्रीज़ में जाए और वहाँ से स्पाइस की ट्रेड करे, मगर वहाँ पे डच पहले से मौजूद थे। जो डच कंपनीज़ थी वो वहाँ पे ट्रेड कर रही थी और उन्होंने मार के ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया, और फिर वो हिंदुस्तान की तरफ उन्होंने अपनी कॉन्सेंट्रेशन की और हिंदुस्तान में वो ट्रेड करना स्टार्ट हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी। तो थोड़ा सा हम देख लें, 1600 में उनको क्वीन एलिज़ाबेथ I, जो क्वीन एलिज़ाबेथ उस वक़्त थी, 1600 में उन्होंने परमिशन दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो ट्रेड करें इंडिया के साथ और अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट्स के साथ। इनसे आई हुई ट्रेड वो ब्रिटेन में भेज सकते हैं और ब्रिटेन की इसी वाहद कंपनी को ट्रेड की इजाज़त मिलेगी। ये 1600 में हुआ। 1615 में थॉमस रो जो हैं, जो ब्रिटिश एम्बेसडर हैं, वो जाके मिले जहांगीर से और उनसे परमिशन ली ट्रेड के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि थ्रू आउट 17th सेंचुरी कहते हैं 1600 से लेकर 1699 तक, थ्रू आउट 17th सेंचुरी वो मसरूफ़ रहे डच और पोर्तुगीज़ को डिफ़ीट करने में, एंड दे डिफीटेड डच and Portuguese successfully. But what happened, they became so audacious, क्योंकि this trade was so much beneficial for them that they had accumulated so much money and they started fortifying these ports. यहाँ पे उन्होंने कले बनाने शुरू कर दिए, and they started establishing their armies in which even Indian sepoys were given the jobs. So they fortified it, and they became so bold that at one time they challenged the authority of Aurangzeb Alamgir, the Mughal ruler, and there was a war between Aurangzeb and them. और वो कब थी? वो 1686 में औरंगज़ेब के साथ उनकी वॉर हुई। 1686 में they went into war with Aurangzeb Alamgir. Aurangzeb Alamgir defeated their armies. Most importantly here, कैलकटा में उनकी आर्मी को डिफ़ीट किया और ना सिर्फ उनसे माफ़ी मंगवाई, बल्कि बहुत सारा उनको जुर्माना भी औरंगज़ेब को देना पड़ा। एक और भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है कि 1686 से पहले ही, यानी कि 1664 में फ्रेंच जो हैं वो भी अपनी कंपनी बना लेते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बन जाती हैं। They also had come into India for trade purposes, and there was a sort of competition because they found themselves in confrontation with East India Company, because both of these companies were vying for the lucrative trade in India. So 1664 में फ्रेंच भी आ जाते हैं।
तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। 1686 में औरंगज़ेब के साथ उनकी लड़ाई होती है। औरंगज़ेब के साथ किसकी लड़ाई होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई होती है, बट ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिफीटेड एंड अग्रीड टू पे फाइन एज वेल एज द बेग पार्डन। देन ऑनवर्ड वी मूव फॉरवर्ड 1700 में या इन द बिगिनिंग ऑफ 1700 औरंगज़ेब डाइड। और औरंगज़ेब के बाद जो उसके बच्चे हैं, जो उसके सक्सेसर्स हैं, वो आपस में इन फाइटिंग में मसरूफ़ हो जाती हैं एंड दे वर फाइटिंग विद ईच अदर एंड सेंट्रल कंट्रोल वाज वीकनिंग एंड मैनी प्रोविंसेस they lost to different princes. Different princes, they started ruling different provinces, and then there were different nawabs and rulers. They made their own principalities, and the French started becoming more powerful here. So East India Company had problem with all of them, क्योंकि दो चीज़ें थी जो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी कैपिटलिज्म की बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रही थी। उसको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थी अपनी ट्रेड, हाउ टू सेव दिस ट्रेड और दिस ल्यूक्रेटिव मार्केट फॉर देम, and for this purpose they could go to any extent. So East India Company had two major challenges. One was from the French, because the French were supporting different rulers who were fighting against ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, दो उसके चैलेंजेस थे, एक तो फ्रेंच को डिफीट करना और यहाँ से मार भगाना, और दूसरे नंबर के ऊपर जो वैक्यूम क्रिएट हो गया था इन फाइटिंग की वजह से और सेंट्रल रूल के कमज़ोर होने की वजह से, उसकी वजह से उनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई कि किसी तरीके से वो अपनी टेरिटरी को आगे बढ़ के तो ख़ुद से हिंदुस्तान को अनेक्स करना शुरू कर दें, कॉन्कर करना शुरू कर दें। तो इट वॉज कंपल्जन प्लस an opportunity thrown by God, that they picked that opportunity up and they started annexing India. They started expanding their rule in India. Otherwise, they did not, they were not much interested in occupying Indian landscape, and they were just interested in trade. But once their trade was under danger and then opportunity was thrown by God, so both of these things became the factor for East India Company to occupy that land. So the first thing started in 1757, एक 1857 की जंग आज़ादी से 100 साल पहले की बात है, जो 1757 में हुई। इससे पहले एक साल पहले 1757 से 101 साल पहले 1756 में यहाँ ये बंगाल का एक बहुत बड़ा और रिच प्रोविंस है। दिस इज़ रिच एंड द बिगेस्ट प्रोविंस और वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, और इट वाज रूल्ड बाय नवाब सिराजुद्दौला। इसको कौन रूल करता था? नवाब सिराजुद्दौला। नवाब साहिब जो है वो इसको रूल करते थे। फ्रेंच की इनके साथ दोस्ती थी, द फ्रेंच कंपनी की इनके साथ दोस्ती थी। उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को उकसाया कि कलकत्ता के ऊपर हमला करके ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पोस्ट है उसको अटैक करें। नवाब सिराजुद्दौला जो है, ही वॉज प्रोवोक्ड एंड ही केम टू कलकत्ता एंड ही डिफीटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ जिसको कहते हैं ब्लैक होल इंसिडेंट। ब्लैक होल इंसिडेंट, वो वाज दैट ब्लैक होल इंसिडेंट। ये कब हुआ? 1756 में, एक साल पहले, जब फ्रेंच ने उकसाया था नवाब सिराजुद्दौला को अटैक करें। ब्लैक होल इंसिडेंट है कि नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में ब्रिटिश फैमिलीज़ को और सोल्जर्स को कैद किया और एक छोटे से तहखाने में एक सेल यानी प्रिजन बनाया था, उसमें उनको कैद कर दिया। दिन बड़े ह्यूमिड थे, गर्म दिन थे, और उस तहखाने में ना ही कोई वेंटिलेशन का इंतज़ाम था। तो बहुत सारे उसमें जो ब्रिटिश जो सिविलियंस थे, दे डाइड ऑफ सफोकेशन, एंड देयर वर द स्टोरीज, द सर्वाइवर्स टोल्ड द स्टोरीज लेटर ऑन दैट दे sucked each other's sweat in order to quench their thirst, and even they cut their veins in order to drink their own blood, कि अपनी थर्स्ट को ख़त्म कर सकें। ये जो ट्रेजेडी है
इसमें चंद एक लोग मारे गए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन में इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया और ब्रिटेन में एक हंगामा पैदा हो गया प्रेस के ज़रिए से कि नवाब ने बहुत ज़्यादती की है हमारे लोगों के साथ। उस पे फिर जो वहाँ का रॉयल फैमिली है उन्होंने इजाज़त दी ईस्ट इंडिया कंपनी को और पूरी सपोर्ट भी की पैसे के साथ कि वो नवाब सिराजुद्दौला से बदला लें। तो ये ब्लैक होल इंसिडेंट उसकी एक रीज़न बना। उसके बाद 1757 में एक ब्रिटिश जनरल जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में समझा जाता है कि ही वॉज द ट्रू फाउंडर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में चले मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को क्लाइव ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव अपने चंद एक सोल्जर्स को लेकर तो नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज के साथ मुकाबला करने के लिए गया। नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज बहुत ज़्यादा थी एंड रॉबर्ट क्लाइव्स आर्मी वाज आउटनंबर्ड, लेकिन दिस ब्रिटिश आर्मी राउटेड नवाब सिराजुद्दौला's आर्मी। और इसमें एक मेजर फैक्टर था रॉबर्ट क्लाइव की बहादुरी, उसकी स्ट्रेटजी, लेकिन उसके साथ इसकी डिप्लोमेसी, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो जनरल था नवाब सिराजुद्दौला का जिसका नाम था मीर जाफ़र, आपने नाम सुना होगा, उसको इसने ख़रीद लिया हुआ था। और मीर जाफ़र ने एन टाइम के ऊपर अपनी कैनन्स को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और बारिश हुई और वो सारी की सारी नाकारा हो गई, जिससे नवाब सिराजुद्दौला की जो हज़ारों की तादाद में आर्मी थी इट वाज राउटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव और एक बहुत बड़ा सूबा जो है वो ब्रिटिश को मिल गया। दिस वाज ए फुट होल्ड। 1757 जो था इसको कहते हैं इसको हम बोलते हैं, अच्छा अब ये कौन सी वॉर थे 1757 में? इसको बोलते हैं बैटल ऑफ पलासी। इसको क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ पलासी। जो पलासी का मैदान है उसके नाम पर, जब भी बैटल का नाम कोई होता है जैसे बैटल ऑफ पानीपत, तो पानीपत का मतलब है कि पानीपत का एक बहुत बड़ा मैदान था जो दिल्ली में दाखिल होने से पहले आता था, वहाँ भी वॉर होती थी। पलासी भी इसी तरीके से वहाँ पे मैदान होगा जैसे वॉर होती थी। तो वो बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ द ब्रिटिश एंड दैट became the launching pad. This Bengal became the launching pad for the British East India Company to further expand themselves into the territory of India और आहिस्ता आहिस्ता सारे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लें। तो they started from east से स्टार्ट किया। बंगाल एग्रीकल्चरली रिच था, बहुत ज़्यादा टैक्स उनको मिलता था, वहाँ से बहुत अमीर हो गए और बहुत लूट मार भी उन्होंने बंगाल में स्टार्ट कर दी। रॉबर्ट क्लाइव खुद से इसका गवर्नर बन गया और उसने नवाब बना दिया मीर जाफ़र को, जो कि ट्रेटर था, जिसने मदद की थी रॉबर्ट क्लाइव की अपने आका के ख़िलाफ़, नवाब सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़। तो मीर जाफ़र जो है वो क्या बन गया? नवाब मीर जाफ़र। बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफ़र। और रॉबर्ट क्लाइव क्या बना? गवर्नर बन गया। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर। अब आप सोच सकते होंगे कि सही पावर किसके पास है? सही पावर रॉबर्ट क्लाइव के पास है, जो गवर्नर। नवाब उन्होंने बस एक पपेट सा बनाया, क्योंकि उस वक्त रवायत चल रही थी कि एक नवाब मरता था उसके बाद दूसरा नवाब उसका हाकम बन जाता था। तो सामने सामने हाकम ये था, लेकिन पीछे ब्रिटिश जो है वो ठीक तरीके से हुकूमत कर रहे थे और बहुत सारी लैंड उन्होंने ले ली, बहुत सारी ब्राइबरी, बहुत लूट मार की, लेकिन नवाब मीर जाफ़र कुछ भी ना कर सका, क्योंकि उसको पता था कि वो इनके कंधों पे चढ़ के तो उसने हुकूमत ली थी। आगे हम चलते हैं। तो मीर जाफ़र जब मरा तो उसका बेटा, कुछ लोग कहते हैं कि वो उसका दामाद था और भतीजा था, लेकिन जो भी है वो था मीर कासिम। मीर कासिम जो है वो फिर नवाब बना किसका? बंगाल का। लेकिन नवाब मीर कासिम वॉज नॉट हैप्पी विद द ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रिटिश विद बंगाल, बिकॉज he was not like his father or Mir Jafar. He wanted to liberate Bengal from the British. तो नवाब मीर कासिम ने, यहाँ पे बिहार है, ये इलाका क्या है? ये बिहार है, क्योंकि ये बंगाल के साथ बिहार आता है और बिहार के साथ अवध है। अवध की एक स्टेट थी।
तो नवाब मीर कासिम ने बिहार में उस वक़्त मौजूद थे मुग़ल रूलर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ दिल्ली से यहाँ पे आ गया था, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले वाला एक रूलर कत्ल हो चुका था मिनिस्टर्स के हाथों। तो वो अपनी जान बचा के बिहार में आ गया था, वो वापस नहीं जा रहा था, तो बिहार में वही मौजूद था। तो बिहार का इस वक्त हुक्मरान मुग़ल रूलर था। तो मुग़ल रूलर के साथ और अवध के नवाब के साथ मिल के इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव और ब्रिटिश को यहाँ से निकाल देंगे। उन्होंने पैगाम भेजा हैदराबाद दक्कन के नवाब को भी कि वो भी आके हमारे साथ मिल जाएं, जो बहुत पावरफुल एक स्टेट थी। लेकिन नवाब जो हैदराबाद दक्कन का जो नवाब है वो शुरू से लेकर एंड तक हमेशा ब्रिटिश का साथ देता रहा। इवन मैसूर के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए भी नवाब जो हैदराबाद का था उसने ब्रिटिश का साथ दिया था, लेकिन वो नहीं आया, वो ब्रिटिश के साथ ही रहा। और इन तीनों ने मिलके बिहार, अवध और दिल्ली तक, और ये वाला इलाका है उड़ीसा, ये उड़ीसा का इलाका, यहाँ तक ये सारा एरिया जो था ये ब्रिटिश के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गया। कौन था? नवाब मीर कासिम, बिहार और अवध के रूलर्स। बिहार का रूलर जो था वो मुग़ल रूलर था। इन तीनों ने मिलके रॉबर्ट क्लाइव को यानी ब्रिटिश को चैलेंज किया और एक वॉर हुई बुक्सर के मुकाम पर, और उस वॉर को कहते हैं बैटल ऑफ बुक्सर। ये दूसरी इंपॉर्टेंट वॉर है, बैटल ऑफ बुक्सर, या कुछ लोग बक्सर भी बोलते हैं इसको। ये 1764 में हुई थी। ये कैसे हुई थी? 1764 में हुई थी बैटल ऑफ बुक्सर। बैटल ऑफ प्लासी के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट वॉर ये वाली है। उसमें फिर दोबारा से रॉबर्ट क्लाइव अपनी फोर्सेस को लेकर गए और इन तीनों की यूनाइटेड फोर्स को उसने तबाह बर्बाद करके रख दिया। और इस तरीके से अब रॉबर्ट क्लाइव जो हैं वो ऑलमोस्ट, या ब्रिटिश जो हैं वो ऑलमोस्ट अवध के अंदर तक काफ़ी हद तक, और फिर उसके बाद ये सारे एरिया के ऊपर काबिज हो गए। अब देखें कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया अब आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा करते जा रहे हैं ब्रिटिश। तो अवध के नवाब से तो उन्होंने बहुत सारा जो जुर्माना लेने की शर्त के ऊपर और बहुत सारे टैक्सेस लेने की शर्त के ऊपर उन्होंने उसकी नवाबी को छोड़ दिया कि आप नवाब हो, लेकिन उसके साथ साथ लेकिन वो उनकी जो खिदमत करता रहेगा उसको। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि ब्रिटिश, इसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बिहार और ये बंगाल को काफ़ी लूट मार करते हैं। यहाँ के वाक़यात मशहूर हैं कि पकी हुई फसलों के बीच में जो इंडियन किसानों के ढांचे मिलते थे स्टार्वेशन से, भूख से मर जाते थे, लेकिन पकी हुई लहलहाती फसलें होती थीं। और ये फेमिन मैन मेड फेमिन, जो मैन मेड फेमिन्स थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ग्रीड की वजह से आए थे, जिसमें इंडियंस को कुछ नहीं मिलता था और सारी फसल सिर्फ ट्रेड करने के लिए और अपनी तिजोरियाँ भरने के लिए। लूट मार और ब्राइबरी की इस हद हो चुकी थी कि टैक्स कलेक्टर्स जो हैं बिकते थे और उनकी बोलियां लगती थी और उसके बाद वो खुल के टैक्स लेते थे और आवाम का हाल बहुत बुरा था। इवन ब्रिटिश हिस्टोरियंस कहते हैं कि इससे बड़ी ग्रीडी और इससे बड़ी मिसगवर्नेंस हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखी। रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने ये लूट मार में हिस्सा लिया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी गूंज उठती है और कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव को पकड़ो, इन लोगों को पकड़ो और पकड़ के इनको लटकाओ, क्यों हमें बहुत लूट मार कर रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव को बुला लिया जाता है वापस, और वापस बुला के उसको इंसल्ट की जाती है उसके ऊपर, और उसके सारे रैंक्स उससे वापस ले लिए जाते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव अपनी जो है वो किसी गुमनामी की मौत मरता है, क्योंकि एडिक्शन का आदी हो जाता है उसके बाद और मर जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बाद में हिस्टोरियंस और एनालिस्ट कहते हैं कि ही वॉज द ट्रू फाउंडर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव बच्चा था, टीनेज का, पढ़ने का शौकीन नहीं था, बाहर लड़ाइयाँ झगड़े करता था और स्कूल से अक्सर औकात बंक पे होता था। वालदैन बहुत तंग थे। वालदैन ने फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऑफिसर से बात की कि इसको अपने साथ वहाँ पे ले जाएं और अपने साथ काम करवाएं, जो कुछ थोड़े बहुत पैसे होंगे आप हमें दे दिया करेंगे। वो इसको उठा के इंडिया ले आए। एक छोटे से काम करने वाले लड़के से इसने काम स्टार्ट किया और फिर क्लर्क के रैंक पर पहुँचा। क्लर्क्स
क्लर्क के साथ साथ अपनी जहानत की वजह से ही वॉज रेज थ्रू द रैंक्स to become general, and once his military strategies became so evident and so intelligently executed that the British trusted him a lot, and he was the one who won 2 major battles for Britain. He was Robert Clive. He was also called as Clive of India, और यही वो बेसिस है दो वॉर 1757 बैटल ऑफ पलासी और 1764 बैटल ऑफ बक्सर, ये दो बेसिस हैं जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान को कब्जे में किया. रॉबर्ट क्लाइव डाइड लेटर ऑन एज एन अननोन डेथ इट वाज, लेकिन उसका नाम हिस्ट्री के अंदर, ब्रिटिश ख़ास तौर पे हिस्ट्री के अंदर हमेशा शायद याद रखा जाए.